सुनते रहिए कहानियां दहशत की। ये अजीब घटना मेरे गांव के एक शख्स के साथ घटी थी और सारे गांव में ये वाकया मशहूर हो गया था। आज इस घटना को 40 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं और जिसके साथ ये घटना घटी थी वो भी इस दुनिया से गुजर चुका है। आइए सुनते हैं उसी की ज़बानी। ढलता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो चुका था। बस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। अंधेरे की वजह से बस में लाइटें जला दी गई थी। गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में गीत चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। मुझे बस के सफ़र से एलर्जी है। बस में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि बस की छत पर जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर लोग गाड़ियों की छतों पर भी सफ़र करते हैं। लेकिन उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये बात मैं सोचकर रह गया। बस के तमाम मुसाफिर बहुत परेशान थे, क्योंकि बस अपने टाइम से बहुत लेट चल रही थी, क्योंकि बस रास्ते में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से देर हो गई। मैं हैदराबाद से अपने गांव जा रहा था। परेशानी की बात ये थी कि मेरा गांव बस स्टॉप से आधे घंटे की दूरी पर था और अगर ज़्यादा देर हो गई तो गांव तक कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। मगरिब के वक्त गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अंधेरा होते ही गांव में चोर डाकुओं का भी खतरा होता था। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर बस देर से पहुंची और कोई सवारी नहीं मिली तो मुझे पैदल ही गांव की तरफ जाना पड़ेगा। अंधेरा अब गहरा हो गया था। लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी मंजिल नहीं आई थी। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और मैं परेशानी के आलम में अपनी सीट पर पहलू बदल रहा था। दोस्तों, आखिर खुदा खुदा करके मेरा स्टॉप आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं बस से उतरा तो रात के 10:30 बज रहे थे। उस वक्त बस स्टॉप पर मौजूद सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में मुझे कुछ फासले पर दो कुत्ते नजर आए जो आपस में लड़ रहे थे। मैं कुछ देर तक स्टॉप पर यूं ही खड़ा रहा। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि गांव जाने के लिए किस रास्ते का इंतखाब करूं। अगर मैं रोड से जाता तो डाकुओं के हाथों लुटने का खतरा था। खेतों से गुजर कर जाने से भी महफूज तो नहीं रहता, लेकिन घर जल्दी पहुंच जाता। ये पहली बार नहीं हुआ था कि मैं देर से घर पहुंचा था, बल्कि इससे पहले भी मुझे कई बार देरी हो चुकी थी। मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। कुछ सोचने के बाद मैंने खेतों में से गुजरने का फैसला किया। मेरा कदम आहिस्ता आहिस्ता खेतों की जानिब उठ गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत संभल संभल के आगे बढ़ रहा था कि किसी चीज़ से ठोकर ना लगे या कोई जहरीला जानवर सांप बिच्छू ना काट ले। मैं अभी कुछ ही आगे गया था कि अचानक मेरा पाँव किसी चीज़ में उलझा और मैं धड़ाम से गिर पड़ा। मैं फुर्ती से उठा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि हकीकत में किसी सोते हुए शख्स से मैं टकराया था, मगर अच्छी तरह देखने पर भी वहाँ कोई नहीं था। ये सूरत हाल मेरे अवसान खता करने के लिए काफ़ी थी। मेरे उठते कदमों में तेज़ी आ गई। अभी मुझे चलते हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि छन छन की मखसूस आवाज़ पर मेरे कान खड़े हो गए। पायल की ये झंकार मुझे बिल्कुल अपने करीब सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ ने मेरे रहे सहे हौसले भी ख़त्म कर दिए और मैं बदहवासी में नाक की सीध में दौड़ पड़ा। मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था और साथ ही छन छन की आवाज़ भी लगातार आ रही थी। यूँ लग रहा था वो पायल वाली भी मेरे साथ ही दौड़ रही हो। कड़कती सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था और साथ ही मेरे जिस्म पर लर्जा भी तारी था। भागते भागते मैं इतना बदहवास हो गया कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और किधर भागा जा रहा हूँ। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यूँ गिरने से मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोटें आईं, मगर मैं उसको बर्दाश्त करते हुए दोबारा उठा और चारों तरफ देखा। गिरते वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं किसी इंसान से टकराया हूँ, मगर वहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि पायल की छन छन की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। मैंने दोबारा भागने की कोशिश की,
मगर ये क्या, मेरे पैर तो उठ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं आगे की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही थी कि मुझे चलते चलते खासी देर हो गई थी, मगर मेरा सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने खड़े होकर अपने आसपास का जायज़ा लिया तो हैरान रह गया। मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहाँ ठोकर खाकर गिरा था। मेरी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं किसी पुरस्रार मखलूक के चंगुल में फंस गया हूँ। मुझे गांव के अक्सर अफराद के साथ पेश आने वाले पुरस्रार वाक़यात याद आ गए। मैं उन पर यकीन तो नहीं करता था, मगर आज मेरे साथ ये सब कुछ पेश आ रहा था। मेरे जहन में बस यही ख्याल था कि जान बच जाए, फिर कभी इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। मैं इन सोचों में गुम था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैंने चौंक कर नज़रें घुमाई तो मेरे चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। वह सब अजीबो गरीब शक्ल के थे। उनके रंग काले और कद बहुत लंबे थे। वो मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम निकल रहा हो। फिर अगले ही लम्हे मैं गिर पड़ा, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ था। मुझे उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। तभी उनमें से एक ने कहा, इसको उठाओ और साथ ले चलो। आखिरी जुमला था जो मैंने बेहोश होने से पहले सुना था, और फिर मुझे होश नहीं रहा। आँख खुली तो मेरे लिए एक और हैरत का झटका था। मैं एक घने पेड़ के साथ बंधा हुआ था। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे जकड़ दिया गया था ताकि मैं कोई आवाज़ ना निकाल सकूं। हर तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। ये सब देखकर मैं समझ गया कि बस मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। ये लोग मुझे अब खा जाएंगे। मौत के खौफ से मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी जैसे मेरा दिल सीना चीर कर बाहर निकल पड़ेगा। मैं खौफ से सहमा हुआ था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि आखिर मैंने ये रास्ता ही क्यों चुना था। तभी अचानक हंसी की आवाज़ फिर गूंजने लगी। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार था। बचने का तो सवाल ही नहीं था। हंसी धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। फिर किसी ने मेरी रस्सी को खोला और दो बाजू मुझे उठाकर फिज़ा में उड़ने लगे। मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया था। मैं खौफ से सहमा हुआ था। वो लोग न जाने मुझे अब कहाँ ले जा रहे थे। कुछ देर तक फिज़ा में परवास करने के बाद उन्होंने मुझे नीचे उतारा। वो अजीब सी सुनसान सी जगह थी। बहुत बड़ा खुला मैदान था जहाँ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उन लोगों ने मुझे किसी चीज़ के साथ टेक लगाकर बिठा दिया। फिर अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं। थोड़ी ही देर में वहाँ छोटे कद की अजीबो गरीब मखलूक जमा होने लगी। वह आहिस्ता आहिस्ता आते गए। पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे, बस आते ही जा रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि सारा मैदान भर गया। वो सारे के सारे गुस्से के आलम में चिल्ला रहे थे। अचानक वो सब के सब खामोश हो गए और मैदान की एक तरफ रोशनी की लकीर फूटी और फिर वो रोशनी फैलती चली गई। देखते ही देखते उस रोशनी में से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके हाथ में तस्बीह थी, सर पर अम्मामा और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी। वो बुजुर्ग एक कुर्सी पर बैठ गए और फिर बुलंद और नर्म आवाज़ में कहा, मुकदमा शुरू किया जाए। तभी उस मजमा में से दो लोग निकल कर आए और उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के सामने आकर खड़े हो गए। एक ने चिल्लाकर कहा, सरकार, इसने मेरी ज़मीन और घर पर कब्ज़ा कर लिया है। वह जगह मेरी थी। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था और मेरी गैर मौजूदगी में इसने उस पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरे ने भी चिल्लाकर कहा, नहीं सरकार, ये जगह पहले मेरी थी जिस पर यह काबिज़ हो गया था, सो मैंने अपनी जगह उससे वापस ले ली। नहीं, ये जगह मेरी है सरकार, ये झूठ बोल रहा है। पहले वाला आदमी दोबारा बोला, नहीं सरकार, ये झूठ बोल रहा है। बुजुर्ग ने एक कड़कदार लहजे में कहा, खामोश हो जाओ, आपस में लड़ते हो, शर्म नहीं आती। मुझे मालूम है वो जगह किसकी है, ये इस जगह का मालिक है। बुजुर्ग ने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। बुजुर्ग का फ़ैसला सुनकर वो दोनों खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गए। उसके बाद दो अफराद का तनाज़ा पेश किया गया। मैं समझ गया कि ये उन लोगों की अदालत है। तभी उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की नज़र मुझ पर पड़ी। इस इंसान को यहाँ कौन लाया है? उन्होंने कड़कदार आवाज़ में पूछा।
तभी मजमे में से 8-10 लोग निकलकर खड़े हो गए। क्यों लाए हो? बुजुर्ग ने शोला बरसाती आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा। सरकार, ये इंसान हमारे इलाके से उस वक्त गुजर रहा था जब हमारा वक्त होता है, और ये हमारे एक साथी को कुचलता हुआ गुजर गया। उनमें से एक ने कहा, हाँ सरकार, हम सोए पड़े थे, उसने हमारी नींद खराब कर दी। एक और ने शिकवा किया, तुम्हें किसने कहा था कि बीच रास्ते पर सो, और ये बेचारा तो तुम्हें देख भी नहीं सकता, अब इसे वापस छोड़ाओ। लेकिन सरकार, एक ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। रात को कैसे सो सकते हो तुम, जबकि मैं जानता हूँ हम रात को नहीं सोते, रात तो हमारे लिए दिन है। अब जल्दी जाओ और इस बेचारे को वहीं छोड़ कर आओ। बुजुर्ग ने हुक्म देकर बात ख़त्म कर दी। जी सरकार। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया और मैं फ़िज़ा में बुलंद होने लगा। मैं परवाज़ कर रहा था, लेकिन मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह को उड़ाकर ले जाया जा रहा है। फिर कुछ ही देर में मुझे वहीं उतारा गया जहाँ से ले जाया गया था। उन्होंने मुझे कच्ची नरम मिट्टी पर फेंक दिया। मुझे हल्की सी चोट लगी तो जैसे मैं होश में आ गया। मैं फ़ौरन उठा। मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया था और मेरा रोम रोम काँप रहा था, और मेरे जिस्म से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे मैं नहा कर आया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता वहाँ से ऐसा भागा कि कुछ होश नहीं रहा कि कब गांव पहुँचा। मैं घर में दाखिल होकर सीधा कमरे में चारपाई पे गिर गया। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझ पर कंबल डाल दो, बड़ी सर्दी लग रही है। वो सारी रात मैंने कांपते हुए गुजारी। सुबह तक मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था। बाबा गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाए। उसने दवा दी जिसे खाकर शाम तक तबीयत थोड़ा बेहतर हुई। 2 दिन बाद जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो घर वालों को उस रात का तमाम वाक़या सुना दिया। माँ बाबा शुक्र करने लगे कि खुदा ने मुझे बचा लिया था। दोस्तों, इस तरह की कहानियों का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, तो सुने और एंजॉय करें। लाजमी 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 सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें।